हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी क्लास। आज हम पढ़ेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है, दिस पॉइंट इज फ्रॉम स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू इट सीम्स डिफिकल्ट। मतलब स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, क्लियर नहीं हो पाता, ये थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है कि एग्जैक्टली कैसे ये काउंटर करंट मैकेनिज्म वर्क करता है। लेकिन बहुत ही इजी तरीके से आज हम समझेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म। So let's get started with this very important point from the chapter nitrogenous waste and their excretory products and their elimination. तो ये एक नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स का, वेस्ट प्रोडक्ट्स का एलिमिनेशन होता है, जैसे अपने किडनी के थ्रू होता है। तो किडनी में जो नेफ्रॉन्स रहते हैं, ये नेफ्रॉन यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट या फिर रोल प्ले करता है। अब ये जो नेफ्रॉन है, ये नेफ्रॉन्स कितने होते हैं किडनीज में? मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। हमें मालूम है कि मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं एक किडनी में। और ये जो नेफ्रॉन्स है, इन्हीं में हम एक ऐसे पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो ये काउंटर करंट मैकेनिज्म को प्ले करते हैं। अब हम जब देखते हैं कि काउंटर करंट, बेसिकली काउंटर करंट ये चीज क्या है या फिर ये कंसेप्ट क्या है, ये पहले समझेंगे और इसका जो मीनिंग है वो पहले समझ लेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस काउंटर करंट। सो दिस काउंटर करंट मीन्स द फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस इन अपोजिट डायरेक्शन। जब दो चीजें अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में रन करती है, तब उसको बोलते हैं हम काउंटर करंट मैकेनिज्म। ओके, काउंटर करंट फ्लो। तो यहाँ पे जब सपोज एक चीज या फिर एक कुछ ऐसा सब्सटेंस है जो यहाँ से लेफ्ट से लेके राइट तक जा रहा है और दूसरा जो सब्सटेंस है वो सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहा है, ठीक है, तो ये है काउंटर करंट। ओके, अब ये काउंटर करंट मैकेनिज्म अपने किडनी में है। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस काउंटर करंट मैकेनिज्म? The very important purpose of this counter current mechanism is to concentrate our urine. So जैसे हमें मालूम है कि अब समर के सीजन में हमारे बॉडी में वाटर स्केर्सिटी हो जाती है या फिर हमारी बॉडी में जितना वाटर का लॉस होता है, वाटर लॉस होता है, ठीक है, स्वेट के थ्रू होता है और यूरिन के थ्रू कैसे किया जाता है? यूरिन हमारा कॉन्सेंट्रेटेड होता है, जबकि विंटर के सीजन में वो ज्यादा से ज्यादा पानी को फ्लो ऑफ होता है या फिर वेस्ट हो जाता है वाटर। लेकिन समर सीजन में यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन हाईएस्ट रहता है, राइट? सो हियर the purpose of counter current mechanism is to save the water, to prevent the water loss from the urine. तो यूरिन से वाटर लॉस ना हो, इसलिए ये काउंटर करंट मैकेनिज्म वर्क करता है, ठीक है। तो ये पर्पस है काउंटर करंट मैकेनिज्म का। अब देखते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसे बना है। और नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में जब हम देखते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में कुछ चीजें फ्लो होती है, तो वो कौन सी चीजें हैं, कौन से सब्सटेंसेस हैं जो फ्लो होते हैं? सो वी नो दैट दिस नेफ्रॉन इज हैविंग दिस Bowman's capsule. This is PCT, right? So this is the PCT and it continues with the descending limb of Henle's loop. This is our Henle's loop, right? ये स्ट्रक्चर आपको मालूम है, बेसिक स्ट्रक्चर है अपने नेफ्रॉन का। तो यहां से ये अपना ascending limb of Henle's loop, then DCT and then collecting duct. So this is our collecting duct, right? So ये है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। दिस इज ग्लोमेरुलस, ये कंप्लीट नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। दिस इज ग्लोमेरुलस एंड afferent arteriole, this is efferent arteriole, right? This is Bowman's capsule, Bowman's capsule. This is PCT, proximal convoluted tubule, right? This is the Henle's loop, Henle's loop, okay? And this is our DCT, PCT and distal convoluted tubule, right? And the collecting duct. So these all are the parts of our nephron. ये हो गया collecting duct, right? तो ये सब पार्ट्स हमारे नेफ्रॉन में प्रेजेंट होते हैं, ओके? अब हम समझेंगे कि
काउंटर करंट कहाँ पे वर्क कर रहा है या फिर कहाँ पे ये वर्क कर रहा है। तो ये काउंटर करंट देखिए, अब यहाँ पर जो ब्लड फिल्टर हो रहा है, सो द ब्लड विच एंटर्स फ्रॉम द एफरेंट आर्टेरियोल इनटू दिस ग्लोमेरुलर पार्ट एंड इट फिल्टर्स इनटू दिस बोमन्स कैप्सूल। सो बोमन्स कैप्सूल में क्या आ गया, फिल्ट्रेट आ गया। फिल्ट्रेट जब आ रहा है, फिल्ट्रेट कहाँ पे आ रहा है, बोमन्स कैप्सूल में आ रहा है। बोमन्स कैप्सूल में जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलेंगे हम इसको, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ऑलमोस्ट 180 लीटर्स पर डे आता है। 180 लीटर्स पर डे इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का रेट होता है, राइट। अब ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आ गया बोमन्स कैप्सूल में। Now it will move from this PCT and then it will run from the descending limb of Henle's loop. Descending limb of Henle's loop. Okay, ये है Henle's loop जिसका descending limb ये हुआ। अब यहाँ से रन होते होते ये अपोजिट डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, right? So this is the downward direction of the filtrate and this is the upward direction of the filtrate. So how it is? The filtrate is the same, but they are moving in the different direction or opposite direction, and that is nothing but the counter current. That what we call it as a counter current. So opposite direction में flow हो रहा है, right? So this is the descending limb and this one is ascending limb. This is the ascending limb of Henle. Okay? Henle's loop, right? अब ये समझ आया आपको कि काउंटर करंट कहाँ पे चल रहा है, काउंटर करंट चल रहा है यहाँ पर। और एक चीज, अब यहाँ से ये एक समझ आया कि ये काउंटर करंट हो गया। दूसरा, अब दूसरा जो है, दूसरा काउंटर करंट कहाँ पे, दूसरा काउंटर करंट ये वासा रेक्टा में चल रहा है। ओके, सो व्हाट इज दिस वासा रेक्टा, लेट अस सी व्हाट इज द वासा रेक्टा एंड फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग। सो द ब्लड वेसल, अब यहाँ पे हम रेड से ड्रॉ कर लेंगे ये, because this is blood which is filtering, which is getting filtered here. So this is our glomerulus and efferent arteriole. So one of the branch from this efferent arteriole will come here and it will be running from this region. So यहाँ से ये वाली एक efferent artery, ये सब इरेज कर देंगे। अब ये जो एफरेंट आर्टेरियोल का ब्रांच है ये हुआ अपना वासा रेक्टा, ये हुआ अपना वासा रेक्टा। ओके, व्हाट इज दिस, वासा रेक्टा। सो व्हाट इज फ्लोइंग इनसाइड द वासा रेक्टा, ब्लड इज फ्लोइंग इनसाइड द वासा रेक्टा। ओके, सो वासा रेक्टा में क्या है, ब्लड फ्लो कर रहा है। कौन से डायरेक्शन में, देखिए कौन से डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यहाँ से ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में आ रहा है ये। सो दिस इज ऑल्सो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिस इज ऑल्सो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड यहां से यहां तक, ठीक है। तो यहां से लेट मी करेक्ट आउट। सो ये जो एफरेंट आर्टेरियोल है, एफरेंट आर्टेरियोल की वन ब्रांच कहां से आएगी, यहां से आएगी, पेरीटिब्युलर आर्टरीज। ओके, तो यहां से आएगी, ओके, यहां से आके ऐसे आएगी, ठीक है। तो ये जो है इसका जो फ्लो हो रहा है, आप देख सकते हो कि इसका फ्लो इस डायरेक्शन में होता है। ओके, सो इस डायरेक्शन में इसका फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, राइट। सो द ब्लड विच इज फ्लोइंग थ्रू दिस पेरीटिब्युलर कैपिलरीज, ये कैपिलरी यहाँ से आ रही है, यहाँ पे ब्लड फ्लो रहा है, दिस इज द ब्लड विच इज फ्लोइंग फ्रॉम द वासा रेक्टा। सो वासा रेक्टा, राइट। तो यहाँ से द डायरेक्शन इज इन द डाउनवर्ड साइड, डाउनवर्ड मैनर में ये रन कर रहा है, फ्लो कर रहा है, और यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, राइट। सो दीज आर टू अगेन द अपोजिट डायरेक्शन और काउंटर करंट। तो यहाँ से अगर आप देखोगे ये दोनों काउंटर करंट है, और यहाँ पे देखोगे इस एरिया में दोनों जो वासा रेक्टा के दो ट्यूब्स हैं वो कैसे है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ब्लड। ओके, सो दीज आर द काउंटर करंट्स। सो जस्ट आपको काउंटर करंट कहाँ पे चल रहा है वो दिखाने के लिए ये कैपिलरीज हमने बनाई। और दूसरी चीज, ओके,
Okay, this is one of the important point which we should understand, that where exactly the counter current is occurring. Okay, now यहाँ पे फिल्ट्रेट है और यहाँ पे ना ब्लड है. ओके, इतना क्लियर है आपको? चलो अब देखते हैं कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हमें क्या समझनी है. अब हमें ये समझना है कि ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है अपने किडनी में, ये किस चीज के लिए होता है, ये हमने समझा कि यूरिन को ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कैसे करें. यूरिन को ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड कैसे, क्यों करना है भाई यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड? पानी को बचाना है, बॉडी को वाटर की नेसेसिटी है, एंड दैट वाटर शुड बी एक्सट्रैक्टेड, दैट वाटर शुड बी गिवन फ्रॉम द यूरिन. ओके, सो यूरिन से निकालना है उस पानी को और बॉडी को सप्लाई करना है. ठीक है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करना है. ओके, नाउ ये जो काउंटर करंट है इसके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है. वन इज सोडियम क्लोराइड एंड अनदर इज यूरिया. सो these two are very important for the counter current multiplier system or counter current mechanism. Okay, understood? कौन से दो चीजें हैं? NaCl है और यूरिया, राइट? अब NaCl कहाँ से आएगा और यूरिया कहाँ से आएगा? अब देखिए, अब यहाँ पे ये जो लिम्स है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप, these two loops are permeable for different things. So our whole nephron is permeable for different. इसकी permeability change होती है. ओके, अब हम फोकस करेंगे, अब हम कहाँ पे फोकस करेंगे? लूप ऑफ हेनले के ऊपर, LOH, ओके, एंड वासा रेक्टा. ये दो चीजें हमें समझनी है, वासा रेक्टा में क्या हो रहा है और लूप ऑफ हेनले में क्या हो रहा है. पहले देखेंगे लूप ऑफ हेनले में क्या हो रहा है. अब लूप ऑफ हेनले इज दिस पार्ट, द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज responsible or it is permeable for NaCl. This is permeable for NaCl. So सोडियम क्लोराइड की permeability है यहाँ पे, इसलिए ये क्या करेगा? सोडियम क्लोराइड को बाहर निकालेगा. ओके, सो ये सोडियम क्लोराइड कहाँ पे आ गया? अब हम दिखाते हैं ब्लैक से. सो सोडियम क्लोराइड विल बी इनसाइड द दिस मेड्यूलरी रीजन और मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम प्रेजेंट है. ये जो भी ट्यूब्यूल्स है या फिर ब्लड वेसल्स है, नेफ्रॉन है, उसके आजू बाजू की जो स्पेसेस है वहाँ उसको क्या बोलते हैं? मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम और इंटरस्टिशियल फ्लूइड. अब मेड्यूला क्या है वो हम पहले जानेंगे. मेड्यूला और कॉर्टिकल रीजन कैसे जानेंगे? मोस्टली क्या होता है, नेफ्रॉन का जो हेनलेज लूप का पार्ट है, यू पिन टाइप जो पार्ट है, दैट इज प्रेजेंट इन द मेड्यूलरी रीजन. एंड कॉर्टिकल रीजन में क्या प्रेजेंट होता है? ये जो बोमन्स कैप्सूल है और ये जो ECT और DCT है, दोस प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स रीजन. सो हियर वी विल mention or label the parts. This one is cortex and inner part is medulla. Okay, this is our medulla, right? Understood? Cortex upper part हो गया और medulla inner part हो गया. Okay, और medulla में कौन सा region आ गया? हेनलेज लूप का पार्ट आ गया, कलेक्टिंग डक्ट का रीजन आ गया. एंड कॉर्टिकल रीजन में क्या आ गया? ग्लोमेरुलर आ गया. ग्लोमेरुलर और व्हाट वी कैन से बोमेन्स कैप्सूल आ गया, PCT एंड DCT और इसका अपर पार्ट. ठीक है, अब यहाँ पे ऑस्मोलैरिटी, आप अगर NCERT की बुक में देखोगे तो वहाँ पे आपको कुछ नंबर्स दिए हैं. तो मिली ऑस्मोल पर लीटर, ये जो नंबर्स है लाइक 300 मिली ऑस्मोल यहाँ पे दिया है, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर. ठीक है, देन उसके बाद दिया है 400 मिली ऑस्मोल, फिर दिया है 600. ऐसे इंक्रीज करते करते उसकी परमिएबिलिटी, उसकी ऑस्मोलैरिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. 800 है, 1000 है. देन जहाँ ये लूप ऑफ हेनले का टिप आ रहा है वहाँ पे आप देखोगे कि there is 1200 milliosmol per liter. This is the osmolarity. Means what? Osmolarity मतलब वहाँ पे जो salts का concentration है वो ज़्यादा हो रहा है. तो कॉर्टिकल रीजन में कम है और जैसे जैसे आप इनर साइड में आओगे मेड्यूला के,
वैसे वैसे आपको दिखेगा कि सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। और आपको LOH की टिप में आपको क्या दिखेगा, 1200 उसकी ऑस्मोलैरिटी रहेगी, या फिर उसका कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन समझो, ऑस्मोलैरिटी को छोड़ दो, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन ध्यान में रखो अगर डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 300-400 इंक्रीजिंग ट्रेंड में आपको दिख रहा है। तो ये इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, यहाँ पे रीजन ये है कि ये जो यूपिन है अपनी हेनलेस ऑफ लूप है, यहाँ पे जो सॉल्ट का एक्सचेंज हो रहा है, सॉल्ट्स का जो एक्सचेंज हो रहा है, यूरिया का एक्सचेंज हो रहा है, बिकॉज ऑफ दीज एक्सचेंजेस इन द exchange of these material or substances from the tubules, that is from the nephrons and the medullary region, medullary interstitium, that is responsible for increasing this osmolarity। ये increase क्यों हो रही है osmolarity, क्योंकि यहाँ पे exchange हो रहा है, salts का exchange हो रहा है, sodium chloride का exchange हो रहा है, यूरिया का exchange हो रहा है, और this is what responsible for the counter current मल्टीप्लायर भी बोल सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे देखो, 300 400 600 मल्टीप्लाई होते उसका जो ऑस्मोलैरिटी वो इंक्रीज हो रही है। अंडरस्टूड, ठीक है। तो अब ये कैसे इंक्रीज हो रही है ये हम यहाँ पे समझेंगे। अब जैसे हमने अभी बोला कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप इज परमिएबल फॉर सोडियम क्लोराइड एंड डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप इज परमिएबल फॉर वाटर। ओके, तो ये जो लिम्ब है दिस इज परमिएबल फॉर वाटर। ओके, तो यहाँ पे जब सोडियम क्लोराइड निकल के आ रहा है, सोडियम क्लोराइड क्या हो रहा है, सोडियम क्लोराइड असेंडिंग लिम्ब से निकल के मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम पे निकल के आ रहा है, ठीक है। तो मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम का कॉन्सेंट्रेशन क्या हुआ, बढ़ गया। ओके, मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। ओके, सो यहाँ पे ये इंटरस्टिशियम का कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है, वैसे वैसे उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। ये पूरा सोडियम क्लोराइड से समझो भर गया। अब ये पूरा इंटरस्टिशियम, मेडुलर इंटरस्टिशियम में अगर सोडियम क्लोराइड का लेवल बढ़ गया, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, तो उसको क्या करेंगे, उसको मेंटेन करने के लिए या फिर उसको स्टेबलाइज करने के लिए क्या चीज आएगी, वाटर निकल के आएगा, ठीक है। इसको रेगुलेट करने के लिए वाटर निकल के आएगा। ओके, सो दिस इज हाउ द वाटर कम्स आउट फ्रॉम द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले डिसेंडिंग लिम्ब जो है वो वाटर के लिए परमेबल है, तो इसलिए क्या करेगा, वाटर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगर इनिशियली क्या था, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड निकल के आ रहा था और इंटरस्टिशियम बहुत सारा सोडियम क्लोराइड सॉल्ट से भर पड़ा है। अब ये सॉल्ट को क्या करना है, उसको स्टेबल करना है, या फिर उसको उसका कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा कम करना है, इसलिए जो वाटर है वो निकल के आ गया, ठीक है। तो ये एक चीज। अब यूरिया का क्या रोल है यहाँ पे, यूरिया कहाँ से आएगा, ऑब्वियसली जो फिल्ट्रेट फॉर्म हुआ है, यहाँ पे ऑलरेडी यूरिन बन चुका है, वहां से जब कलेक्टिंग डक्ट में ऑलरेडी यूरिन थोड़ा बहुत प्रेजेंट है, उसमें यूरिया भी प्रेजेंट होगा ऑब्वियसली। ओके, so urea which is present here in the collecting duct, it will release that urea or diffuse that urea into the interstitial fluid or the medullary interstitium। तो ये यूरिया भी यहाँ पे आ गया। अब यूरिया भी आ गया, सोडियम क्लोराइड भी आ गया, ठीक है। और ये यूरिया क्या करेगा, यूरिया भी क्या करेगा, यहाँ पे इंटरस्टिशियम में भी है, और कुछ जो यूरिया है वो असेंडिंग लिम्ब पे भी आ गया। अब ये आके फिर से यहाँ से डिफ्यूज होके यूरिया इंटरस्टिशियम में भी आ गया, मेडुलरी इंटरस्टिशियम में, और बिकॉज ऑफ the increasing the concentration of the medullary interstitium, again water will come out, so again water will come out। अब अगर यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन, फिर उसको स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे आ गया वाटर। ओके, तो यहाँ पे जब सोडियम क्लोराइड ये इंटरस्टिशियम में आ गया, और इंटरस्टिशियम में आने के बाद ये पिक कर लेगा, कौन पिक कर लेगा, असेंडिंग लिम्ब,
थोड़ा बहुत बीच में है ही जो इंटरस्टिशियम है उसमें तो सोडियम क्लोराइड होगा, यूरिया भी होगा, लेकिन कुछ पार्ट, कुछ मॉलिक्यूल्स उसके सोडियम क्लोराइड की क्या करेगा, वासा रेक्टा भी पिक कर लेगा। और वासा रेक्टा पिक करके फिर वो वासा रेक्टा सोडियम क्लोराइड से ब्लड में से ये सोडियम क्लोराइड लेके वो क्या करेगा, यहाँ पे उसको रिलीज कर देगा, फिर से रिलीज कर देगा यहाँ पे सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड कहाँ गया, फिर से रन होते वासा रेक्टा से रन होते ब्लड के थ्रू फिर से इंटरस्टिशियम में आ गया। तो ये इंटरस्टिशियम में आने के बाद फिर वाटर को फिर से रिलीज करना पड़ेगा। ठीक है, फिर से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, मेडुलरी इंटरस्टिशियम का कॉन्सेंट्रेशन या फिर फ्लूइड का कॉन्सेंट्रेशन फिर से बढ़ गया, ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई। तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसको थोड़ा सा कम करने के लिए वाटर को रिलीज होना ही पड़ेगा। करेक्ट। अब ये वाटर जैसे जैसे रिलीज होगा, ये जो यूरिन फॉर्म हो रहा है, फिल्ट्रेट फॉर्म हो रहा है, आगे जा रहा है, उसका भी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ऑब्वियसली हाई होगा, ज्यादा होगा, और वाटर रिटेन हो जाएगा, बॉडी में रिटेन हो जाएगा। बराबर है, समझ में आ रहा है आपको, बॉडी में रिटेन हो रहा है और अपनी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी। अगर ये काउंटर करंट मैकेनिज्म नहीं होता तो क्या होता, अगर ये काउंटर करंट मैकेनिज्म नहीं होता, वाटर का रिलीज नहीं होता, तो वाटर एज इट इज यूरिन के थ्रू जितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पर डे फॉर्म हो रहा है, अगर उतना ही अपने बॉडी से निकलता तो आप सोचिए कि अपने बॉडी का क्या होता, डिहाइड्रेट हो जाती बॉडी। 180 लीटर्स पर डे, यू कांट इमेजिन दिस amount of water which is lost from the body, it is just impossible। तो ये इतना बहुत ऐसा इम्पोर्टेंट सा बड़ा सा काम ये अपनी किडनीज कर रहे हैं, और दैट प्रोसेस इज नोन एज काउंटर करंट मैकेनिज्म। आज के क्लास में हमने जो देखा कि काउंटर करंट मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है, नेफ्रॉन क्या चीज़ है। नेफ्रॉन तो आपको स्ट्रक्चर मालूम होगा, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर आप याद कर लीजिए। पेरिटिबुलर कैपिलरीज कैसे रन होती है, और उसको हम बोलते हैं वासा रेक्टा, उसमें क्या रन हो रहा है, ब्लड रन हो रहा है। और जो फिल्ट्रेट है वो 180 लीटर्स पर डे फॉर्म हुआ, वो फिल्ट्रेट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। परमिएबिलिटी यहाँ पे देखनी है हमें, परमिएबिलिटी क्या है, सोडियम क्लोराइड की परमिएबिलिटी, वाटर की परमिएबिलिटी। और ये जो लिम्फ है, असेंडिंग लिम्फ, वो सोडियम क्लोराइड को रिलीज करते जाएगा, और सोडियम क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बढ़ गया इंटरस्टिशियल फ्लूइड पे, यूरिया का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। और बिकॉज ऑफ दैट, to regulate this, water will be released from the descending limb of loop of Henle। तो ये चीजें हमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, समझ लेनी है। उसके साथ ये ऑस्मोलैरिटी भी समझनी है। नीचे आते आते आपको क्या होगा, ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी, और जैसे जैसे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम ज्यादा होगा, वैसे वैसे इसकी ऑस्मोलैरिटी कम होगी। तो जितना डीप है लूप ऑफ हेनले, उतना क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होता है। ओके, जो यूरिन क्यों कॉन्सेंट्रेटेड होगा, जैसे जैसे लूप ऑफ हेनले डेप्थ में जाएगा, मेडुलरी रीजन में डीप में जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है क्यों 180 लीटर्स पर डे हमारा फिल्ट्रेट जो फॉर्म हो रहा है वो एज इट इज नहीं होता, बिकॉज काउंटर करंट मैकेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव द वाटर, टू प्रिवेंट द वाटर लॉस फ्रॉम द यूरिन, एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज काउंटर करंट मल्टीप्लाई, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करते जाता है, और एक्सचेंज ऑफ सोडियम क्लोराइड, एक्सचेंज ऑफ यूरिया होता है इन बिटवीन द ascending limb of loop of Henle, descending limb of loop of Henle, as well as the vasa recta। So इन दोनों में क्या होता है कि एक्सचेंज होता है सॉल्ट्स का। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।